केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जिन व्यक्तियों को कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई उन्हें ठीक होने के 3 खुराक बाद दी जाएगी। रूस में कोरोना से कोहराम में एक दिन में ही रिकॉर्ड 49,513 नए केस दर्ज। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है और उसके महिमा मंडन की अनुमति नहीं दी जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह आ जाएंगे किराना और पलायन करने वाले लौटे व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के टीकाकरण में 3 महीने की देरी होगी। इसमें ऐतिहासिक खुराक भी शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में भेजे गए पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने कहा कि कृपया ध्यान दें, जिन व्यक्तियों की जांच में ही कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, अब उन्हें ठीक होने के लिए 3 महीने बाद खुराक दी जाएगी। इसमें ऐतिहासिक खुराक भी शामिल है। शील ने यह भी कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को इसका संज्ञान लें। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से ही एक बार फिर से देश में वैक्सीनेशन तेज कर दी गई है और वायरस से बचाव के लिए सरकार की ओर से कई माध्यमों के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में ही लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगवाने या कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद कितने महीने तक इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी शरीर में बरकरार रहती है। लोगों के मन में उठ रहे सवाल को लेकर आईसीएमआर के ही डीजी बलराम भार्गव ने जानकारी दी कि बलराम भार्गव के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद करीब 9 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रही है। आईसीएमआर के ही मुताबिक कहा जा रहा है कि वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को ही लेकर भारत में ही स्टडी हुआ और ग्लोबल स्तर पर भी रिसर्च किया गया और इन स्टडी से साफ हो गया है कि एंटीबॉडी करीब 9 महीने तक शरीर में जीवित रहती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ही शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्ति और संगठनों पर निष्पक्ष होकर प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए, न कि किसी राजनीतिक या धार्मिक सोच के आधार पर। वैश्विक आतंकवाद रोधी परीक्षक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन 2022 को ही संबोधित करते हुए लेखी ने आतंकवाद के निपटने के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाने का आह्वान किया और इस समस्या के मुकाबले में ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और आतंकवाद के ही महिमा मंडन से उसे सही ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, लेकिन ये भी कहा कि हमें आतंकवाद रोधी और प्रतिबंध लगाने वाली समितियों की कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और दक्षतापूर्ण रवैया आज की जरूरत है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ही वैश्विक आतंकवाद रोधी परीक्षक द्वारा आयोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के ही बीच संबंधों की पहचान की जानी चाहिए। इस समस्या से सख्ती से निपटना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि 1993 के मुंबई बम धमाके के लिए जिम्मेदार अपराध सिंडिकेट को न केवल सरकारी संरक्षण दिया गया बल्कि उससे 5 सितारा होटल में आतिथ्य सत्कार का आनंद भी लिया। तिरुमूर्ति ने ही डी कंपनी इसके प्रमुख इब्राहिम को परोक्ष रूप से ही निशाना बनाकर ये बयान दिया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत एक समय पर ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, लेकिन फिर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली।
ग्रहण की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और प्रशांत के कई मुद्दों में ही सहमति नहीं बन पाने के कारण कई दौर से बातचीत होने के बावजूद उनके साथ बात नहीं बन पाई। कांग्रेस महासचिव ने एक निजी चैनल के साथ ये भी बातचीत के दौरान कहा है कि मुझे लगता है कि ये कई कारणों से काम नहीं कर सका और कुछ उनकी ओर से और कुछ हमारी ओर से। मैं उसके विवरण में ही नहीं जाना चाहती, पर हम कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से बात नहीं बन पाई। वहीं उन्होंने कांग्रेस में ही किसी बाहरी को नहीं लाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो हमारी उनसे कई बार बातचीत नहीं होती। ये सच नहीं है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की ही गांधी परिवार के ही 3 प्रमुख सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका से काफी लंबी बातचीत हुई थी और इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई थी। ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर ने ही एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में रहेगी, लेकिन उसके वर्तमान के नेतृत्व के चलते ही ऐसा संभव नहीं दिखता है। बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। अदिति रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बता दें आपको कि बीजेपी ने ही 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और जिसमें 15 महिलाएं हैं। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश काडर के ही 1994 बैच के ही IPS अधिकारी असीम अरुण ने ही हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर ही रहते हुए सुरक्षित और सेवानिवृत्त VRS ली थी और इसके बाद से ही 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामवीर उपाध्याय को सदाबाद से ही टिकट दिया गया और हरिओम यादव को ही सिरसागंज से ही उम्मीदवार बनाया गया है। रामवीर उपाध्याय ने ही हाल में BSP छोड़कर ही बीजेपी का दामन थामा था और वहीं हरिओम यादव सपा में ही शामिल। आपको बता दें कि बीजेपी में आए और पार्टी ने ही राज्य के सरकार में ही मंत्री सतीश महाना को ही महाराजपुर विधानसभा सीट के से ही एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। उत्तर प्रदेश में ही चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के ही 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी और दूसरे चरण में ही 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में ही 20 फरवरी को तीसरे चरण में 49 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को 5वें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को ही छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को ही 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को ही अधिसूचना जारी हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल ने ही इसकी जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से ही मिली जानकारी के अनुसार अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और पहले दिन ही 6 उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल किया। 6 में से 2 नामांकन निर्दलीय प्रत्याशियों के, जबकि एक उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, बसपा और भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी के ही प्रत्याशियों ने जमा किए। विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी 70 में से 49 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की संभावना है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और नामांकन पत्रों के भरने की प्रक्रिया 28 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि अगले दिन ही 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और बता दें आपको कि प्रदेश में ही मतदाताओं की कुल संख्या 82,37,913। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के ही बजाय पश्चिमी यूपी से ही अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ही अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे और अब उनके कार्यक्रम में ही बदलाव हुआ है। अब वे पश्चिम यूपी से ही प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के ही कैराना से ही अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को ही करेंगे और कैराना में घर घर संपर्क अभियान से वे घर घर जाकर प्रचार करेंगे। यहां से पूर्व सांसद हक्कुम सिंह की बेटी
मृगाना सिंह को भी बीजेपी ने ही दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है और कैराना के वही जगह है जहां पर से दावा किया गया था कि हिंदुओं को घर बेचकर जाने पर मजबूर होना पड़ेगा और 2017 के ही विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ से स्वरजनायक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि सबसे पहले वे घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को दोपहर में केरना विधानसभा से करेंगे और इसके बाद से ही शामली और बागपत जिले के ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शामली के होटल ऑर्चिड में होगी और इसके बाद वे शाम को ही जिले के विशिष्ट जन के ही साथ बैठक और ये बैठक मेरठ के ही होटल गॉडविन में होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान ही चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें लेंगे और ये बैठकें जिले संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान के संभालने वाली पदाधिकारियों के साथ होगी। संगठन की बैठक करने के अलावा तकनीक का भी अधिक से अधिक उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है। इस पूरे सिस्टम का निरीक्षण और उसके प्रयोग को ही परखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रिज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के कई विधानसभाओं के ही बैठक लेकर ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और पहली और दूसरी चरण के ही उम्मीदवारों की घोषित होने के बाद अमित शाह का ये पहला उत्तर प्रदेश दौरा है और इस दौरे के साथ ही वे प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उड़ती धूल मिट्टी से यहां स्थानीय निवासियों के लिए जीवन का हिस्सा बन गई है, जो धीरे धीरे इनकी जान की दुश्मन बन बैठी है। मामला है राजस्थान के एक छोटे से गांव का, जहां रोजगार के ही बदले यहां के लोगों को अपने स्वास्थ्य का जोखिम उठाना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी एक एक सांस के लिए संघर्ष। हवा में खुली धूल और मिट्टी लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। क्रशर जॉन से उड़ती धूल मिट्टी से यहाँ के स्थानीय निवासी सिलिकोसिस, टीबी, दमा और एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और इन गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से करीब दर्जन भर लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिन परिवारों के सर से साया उठ चुका हो, उन परिवारों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपको बता दें कि ये गांव राजस्थान के कोटपुतली में है, जहां दर्जनों गांव के लोग जॉन क्रशर के कारण आज बहुत बड़ी परेशानी में हैं। पिछले 10 सालों से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है, लेकिन जिम्मेवारी जिसकी है उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। किसी भी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा ही बढ़ चढ़कर सहयोग करती रही है, ताकि उस क्षेत्र में उद्योग और धंधों के कारण काम और रोजगार की कमी को पूरा किया जा सके और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जा सके। लेकिन वहीं अगर रोजगार किसी की जान पर भारी पड़ने लगे तो फिर क्या किया जाए। कोटपुतली में दर्जनों गांवों में क्रशर जोन स्थापित किए गए हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज की स्थिति की बात करें तो करीब दर्जन भर गांव ऐसे हैं जिनके ग्रामीण इन क्रशरों से निकलती धूल और मिट्टी से आसपास का वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, जिस कारण खाने पीने की चीजों के साथ साथ धूल मिट्टी भी सीधे मुंह में जा रही है। यहाँ के सभी ग्रामीण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही फसलों पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है, जो कि चौपट हो रही हैं। दरअसल फसलों को धूल मिट्टी के कारण पोषण नहीं मिल पाता और धूल मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमीन और पौधों पर जम जाती हैं, जिसके कारण फसल पूरी तरीके से पनप नहीं पाती। ऐसी स्थिति में यहाँ के ग्रामीणों के लिए रोजगार की बात तो दूर, यहाँ के ग्रामीण बीमारियों से ग्रसित होकर काम करने लायक ही नहीं रहते। साथ में इन पीड़ित परिवारों को अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता तक मुहैया नहीं करवाई गई। ज्यादा दिक्कत तो उन परिवारों की है इन गंभीर बीमारियों के कारण घर के मुखिया चल बसे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन परिवारों को आज तक सरकार या प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और यहाँ तक कि क्रशर मालिकों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गई। बहुत से परिवार तो यहाँ से पलायन तक कर चुके हैं, लेकिन वो परिवार कहाँ जाएं, जिनके यहाँ रहने के अलावा कोई और व्यवस्था ही नहीं है। पर इन सब के बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसा रोजगार आखिर किस काम का, जो किसी की जान पर भारी पड़ जाए।
और केवल अमीरों की तिजोरियों को भरने का काम किया जाए, या फिर ये पूरा सिस्टम ही फेल है, या फिर सब काम मिली भगत से चल रहा है। आसपास के गांव में ग्रामीण जानवरों से भी बुरा खाना खाने को मजबूर हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि हम लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई है, लेकिन किसी भी प्रकार क्रशरों और इनके मालिकों पर नियम कायदे लागू नहीं किए गए, जिसके कारण आसपास के ग्रामीणों और क्रशरों पर मजदूरी करने वाले मजदूरों समेत करीब 8 से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौरतलब है कि लोग मौजूदा हालात में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, पर शासन प्रशासन न जाने किस अनहोनी के इंतजार में है, जो अब तक निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। कोरोना से सतर्कता को लेकर कई अभियान चलाए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए भी शासन प्रशासन ने कई प्रतिबंध भी लगा चुके हैं, और अब लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करने के लिए भी पुणे पुलिस की एक अनोखी मुहिम देखने को मिली है, जो संदेश को गंभीर दे रही है पर मनोरंजन अंदाज में दे रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार किसी से छुपी नहीं है। आए दिन लोगों की लापरवाही और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, और अब पुलिस की तरफ से एक मनोरंजक पहल सामने आई है, जिससे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में पुणे पुलिस का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने इसमें राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना ए भाई जरा देख के चलो गाने की पैरोडी की है, और इस वीडियो को पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने आवाज दी है, और खुद एक्ट्रेस करीना कपूर खान को ही अपने दादा के गाने पर बनी ये पैरोडी बेहद पसंद आई है। उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर तारीफ की है, और इस गाने को अपनी आवाज देने वाले पुणे पुलिस के एएसआई प्रमोद कलमकार ने कहा है कि तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए सुरीला साथ अपनाया है। ए भाई मास्क पहन के चलो, आते ही नहीं जाते भी, जरूरी चीजें लेते भी, चलते ही नहीं बैठे भी। ए भाई मास्क पहन के चलो, आते ही नहीं जाते भी, जरूरी चीजें लेते भी, चलते ही नहीं बैठे भी। पर ये पहली बार नहीं है। एएसआई प्रमोद ने कोरोना की सेकेंड फेज में भी कोरोना अवेयरनेस के लिए एक गाना तैयार किया था, पर रिलीज नहीं किया, लेकिन तीसरी लहर के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इसे रिलीज किया गया। एएसआई प्रमोद ने बताया कि इस गाने को नाचिकेत जोग ने लिखा है, और इसे ओमकार केलकर ने कंपोज किया है, और इसे एएसआई प्रमोद ने आवाज दी है। जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कोरोना है। और प्यारे, कोरोना एक संकट है, और इस संकट से हाथ धो के घर रह के ठीक से इलाज करके सैनिटाइजर यूज करके स्वच्छता का ध्यान रख के अपने आप को बचाया जा सकता है। बड़ों का ख्याल भी रखा जा सकता है। ए भाई, दरअसल लोग रास्ते पर बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोरोना बढ़ रहा है, और ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस गाने को रिलीज किया गया है, और गाने के माध्यम से अलग ढंग से मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एएसआई प्रमोद का मानना है कि लोगों को घरों में बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर मास्क पहनकर बाहर निकले तो कोरोना से बचाव हो सकता है। कलमकार ने बताया है, मुझे गाने का शौक बचपन से था, हालांकि मैंने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने इससे पहले भी मैंने कई गाने गाए हैं जो लोगों को खूब पसंद आए। खैर,
कलमकार का ये गाना पुणे पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और अब ये खूब वायरल भी हो रहा है। तो वहीं करीना कपूर के पोस्ट करने के बाद इसे 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। जरूरी चीजें लेते भी चलते ही नहीं, बैठे भी। ए भाई तू जरा जान ले, ये कोई मामूली बुखार नहीं, मामूली जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कोरोना है। और प्यारे, कोरोना एक संकट है और इस संकट से हाथ धो के घर रह के ठीक से इलाज करके सैनिटाइजर यूज करके स्वच्छता का ध्यान रख के अपने आप को बचाया जा सकता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए आर्य न्यूज।